आज का आपका विषय है मारवाड़ के राठौर। प्रस्तुत विषय है राव मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष। लेकिन यहाँ हम मालदेव के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको मारवाड़ और राठौड़ों के बारे में बताएंगे। मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में राठौर राजपूतों का जहाँ राज्य हुआ उसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो जो क्षेत्र है वो मारवाड़ पुकारते हैं। और ये क्षेत्र कौन सा है? मुख्यतः जोधपुर और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मारवाड़ कहते हैं। ये कहा जाता है कि ये राठौड़ कौन थे। राठौड़ों के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ इन्हें कन्नौजवासी बताते हैं। यदि हम नैन्सी, जोधपुर राज्य की ख्यात, दयालदास, पृथ्वीराज रासो आदि इन्हें कन्नौज के निवासी बताते हैं। और कर्नल टॉड इन्हें जयचंद, जो कन्नौज का गहड़वाल राजा था, उसके वंशज बताते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर हार्नली और ओझा ये मानते हैं कि राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूट चंद्र के वंशज हैं। वस्तुतः कई लोग ये भी मानते हैं कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। राष्ट्रकूट आप लोगों ने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, दक्षिण भारत की एक जाति थी। और इस तरह से विभिन्न मत इन राठौड़ों के बारे में दिए जाते हैं। लेकिन जो भी है, जो राठौड़ थे उन्हें अधिकांशतः बदायूं के राठौड़ों के वंशधर ही माना गया है। अब यदि हम यहाँ बात करें राठौड़ राज्य का संस्थापक, यानी कि मारवाड़ जिस क्षेत्र है, जो जोधपुर, बीकानेर इत्यादि के आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मारवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका जो संस्थापक था, वो संस्थापक सबसे पहले जो संस्थापक माने जाते हैं वो सीहा माने जाते हैं। अब ये सीहा कौन था? जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह सीहा वरदाई सेन का पुत्र और सीतराम का पुत्र था, यानी कि वरदाई सेन का पौत्र था और सीतराम का पुत्र था। लेकिन कर्नल टॉड ये मानते हैं कि यह कन्नौज का जो अंतिम राजा था जयचंद्र, आप लोगों को ध्यान होगा मोहम्मद गौरी का जयचंद्र के साथ संघर्ष हुआ है और जयचंद्र मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष में मारा गया था। वो ये कहते हैं कि यह जयचंद्र का ही वंशज था। जब कन्नौज का पतन हो गया तो सीहा अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि की ओर आ गया, यानी कि राजस्थान की भूमि की ओर आ गया। और कुछ ये कहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, कुछ कहते हैं कि वो नए क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने के लिए निकला था। वस्तुतः जो भी हो, 1212 ईस्वी के आसपास सीहा राजस्थान में प्रवेश किया और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उसने अपना जो क्षेत्र बनाया वो पाली क्षेत्र बनाया। ये कहा जाता है यहाँ पल्लीवाल ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों को बालेचा चौहान, मोहिल और गोहिल जाति के जो राजपूत थे वो परेशान करते थे। तो पल्लीवाल ब्राह्मणों ने इन जातियों के खिलाफ सीहा से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। और जब सीहा ने इनके साथ युद्ध किया, उसकी रक्षा तो उनकी कर ली, लेकिन इस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। और इसका हमें पता कैसे भी चलता है, यानी कि इसका एक साक्ष्य और प्राप्त होता है। पाली से लगभग 14 मील उत्तर पश्चिम में बीठू गांव के पास 1273 ईस्वी का एक देवल का लेख मिला है। इस लेख में ऊपरी भाग में शत्रु पर भाला मारते हुए अश्वारोही सीहा की मूर्ति बनाई गई है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सीहा राठौर राज्य का संस्थापक था और उसने पाली के आसपास अपने राज्य को स्थापित किया था। सीहा के बाद उसका उत्तराधिकारी आस्थान हुआ। आस्थान ने गुंदौज को अपना केंद्र बनाया और डाबी राजपूतों की सहायता से खेड़ पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन खेड़ राठौड़ों की शक्ति का केंद्र बन गया। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया, तो उस सेना ने जब पाली पर आक्रमण किया तो आस्थान जो था खेड़ से पाली की रक्षा के लिए आया और पाली के निकट हुए संघर्ष में वह अपने साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। आस्थान की मृत्यु के बाद आस्थान के उत्तराधिकारियों ने खेड़ को अपना केंद्र बना लिया और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार करने लग गए। आस्थान का पुत्र था जिसका नाम था दूहड़। दूहड़ ने इसीलिए आसपास के 150 गांवों को छीनकर अपने राज्य का विस्तार किया। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि ये वो समय चल रहा है जब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसे में मुस्लिम सत्ता जो थी
वो राजस्थान में भी पांव पसार रही थी। नागौर इत्यादि इन विभिन्न क्षेत्रों पर मुसलमानों का अधिकार हो रहा था। तो इसीलिए राठौड़ों को अपना जो संघर्ष है वो तुर्कियों और मुस्लिमों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा था। दूहड़ ने प्रतिहारों से मंडौर को छीन लिया, लेकिन कुछ दिन बाद प्रतिहारों के साथ संघर्ष करता हुआ दूहड़ मारा गया, और जैसे ही दूहड़ मारा गया प्रतिहारों ने पुनः मंडौर को छीन लिया। दूहड़ का पुत्र हुआ रायपाल। रायपाल राठौड़ों का राजा बना। रायपाल ने भी कुछ समय के लिए मंडौर पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही प्रतिहारों ने फिर से उसे मंडौर से हटा दिया। अब रायपाल ने मलानी क्षेत्र को जीता और भाटी सरदार, जैसलमेर के भाटी सरदार थे जिनका जैसलमेर पर अधिकार था, और जब जोधपुर पर अधिकार किया गया या मारवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार किया गया तो जैसलमेर के भाटियों के साथ जो संघर्ष था वो भी लगातार शुरू हो गया था। तो रायपाल ने भाटियों के साथ संघर्ष किया, भाटी सरदारों को थोड़े समय तक दबाया, लेकिन कुछ समय बाद जब भाटियों के साथ संघर्ष हो रहा था तो रायपाल उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गया। सबसे प्रमुख बात थी कि भाटियों के साथ संघर्ष में रायपाल का जो पुत्र था भीम, वो भी इस संघर्ष में लड़ते हुए मारा गया। जैसलमेर का भाटी राज्य राठौड़ों के लिए एक अवरोध था कि अगर उन्हें साम्राज्य विस्तार करना है तो पहले जैसलमेर के साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, और इस राज्य ने राठौड़ों के विरुद्ध मुसलमानों से भी सहायता प्राप्त की थी। इसीलिए जब जोधपुर या मारवाड़ का विस्तार बहुत मुश्किल हो रहा था। रायपाल का वंशज जालरसी राजा बना। जालरसी राजा बना, लेकिन जालरसी भी 1328 ईस्वी में भाटी और मुसलमानों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। जालरसी के बाद उसका पुत्र छाड़ा राजा बना। उसने उमरकोट के सोनों को और जैसलमेर के भाटियों को परास्त किया। जालौर और नागौर के जो मुस्लिम अधिकारी थे वो भी उसके पराक्रम के आगे दबे रहे, लेकिन अचानक ही सोनगरा और देवड़ा चौहानों ने जालौर क्षेत्र में उसे घेर लिया, और इस प्रकार से उनके साथ जब युद्ध हुआ तो 1344 ईस्वी में उस युद्ध में छाड़ा मारा गया। छाड़ा के बाद 1344 ईस्वी में तीड़ा राजा बना। तीड़ा राठौरों का शासक बना। उसने सोनगरे चौहानों को परास्त किया ताकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले पाए। भीनमाल पर अपना अधिकार किया और पड़ोसी सरदारों को भी उसने काफ़ी हद तक दबाए रखा। लेकिन जब वो सिवाना की रक्षा कर रहा था मुसलमान सेनाओं से, तो उस समय वह लड़ते हुए मारा गया। अब इसके बाद तीड़ा के बाद अगला राजा बना चूंडा। हम ये कहें कि चूंडा के बाद राठौड़ों की एक नई श्रृंखला हम देखते हैं। चूंडा राजा बना। चूंडा वीरमदेव का पुत्र था। 1383 ईस्वी में जब वीरमदेव की मृत्यु हुई तब चूंडा राजा बना। हालांकि जब चूंडा राजा बना था तब उसकी आयु बहुत कम थी, 6 वर्ष की आयु में वो राजा बना, और इसीलिए उसकी माता ने उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसके चाचा मल्लीनाथ के पास भेज दिया। मल्लीनाथ तीड़ा का ही वंशज था और उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर राठौड़ों की शक्ति को बढ़ा लिया था। जब चूंडा मल्लीनाथ के पास पहुंचा तो मल्लीनाथ ने उसे सालोड़ी गांव की जागीर दे दी, और चूंडा ने इस गांव को अपना केंद्र बनाकर आसपास के क्षेत्रों को अपना विजयी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चूंडा ने मंडौर पर जीता। मंडौर पर इस समय मुसलमानों का अधिकार था, क्योंकि मुसलमानों ने इंदा परिहारों को हरा दिया था, लेकिन चूंडा ने इंदा परिहारों से सांठगांठ करके मुसलमानों से मंडौर छीन लिया। इंदा परिहारों के नेता ने मंडौर पर उसके अधिकार को सर्वमान्य करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह चूंडा से किया और मंडौर को दहेज में चूंडा को दे दिया, और इस प्रकार चूंडा का मंडौर पर अधिकार सर्वमान्य हो गया। मल्लीनाथ ने भी चूंडा के मंडौर अधिकार को मान्यता दे दी। अब मंडौर पर जब उसका अधिकार हो गया, चूंकि अभी इससे पहले तक मंडौर राठौड़ों की शक्ति का केंद्र था, अतः चूंडा राठौड़ों का नेता बन गया। सभी राठौड़ों ने उसे अपना नेता मान लिया। अब चूंडा ने नागौर के जलाल खां खोखर पर आक्रमण किया और नागौर को जीत लिया। नागौर पर चूंडा का अधिकार हो गया तो उसने मंडौर अपने पुत्र को दे दिया और नागौर पर स्वयं शासन करने लगा।
इसी समय दिल्ली सल्तनत जो थी वो निर्बल हो रही थी, पतनोन्मुख थी, क्योंकि ये वो समय है जब यहाँ तुगलकों का अंतिम वंश चल रहा था और उसके बाद सैयद वंश शुरू हुआ था। तो ऐसे में उनमें कोई ऐसा योग्य राजा नहीं था जो राजस्थान पर हस्तक्षेप कर सके। तो चुंडा को इसी चीज़ का फ़ायदा मिला और चुंडा ने खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडौल आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। जब चुंडा बहुत अधिक सफल हो गया तो उसकी सफलता ने उसके भाई जयसिंह को उसका विरोधी बना दिया। जयसिंह फलौदी का अधिकारी था और चुंडा ने इसीलिए 1411 ईस्वी में अपने भाई जयसिंह को हराया और फलौदी पर अधिकार कर लिया। लेकिन भाटियों ने सांखलाओं के साथ मिलकर 1423 में चुंडा पर अचानक आक्रमण कर दिया। भाटी वही थे जैसलमेर राज्य के भाटी, और ऐसे में इस युद्ध में चुंडा लड़ते हुए मारा गया। चुंडा की मृत्यु के बाद चुंडा के दो पुत्र थे, एक तो ज्येष्ठ पुत्र रणमल और दूसरा पुत्र था उसका कान्हा। उत्तराधिकारी था रणमल, लेकिन ये यहाँ अब थोड़ा सा आप लोगों को पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है कुंभा के बारे में। तो कुंभा में मैंने आपको बताया था कि चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राजा लाखा के साथ किया था, जिस विवाह की ये शर्त थी कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, और इसके फलस्वरूप मोकल गद्दी पर बैठा था। जब मोकल गद्दी पर बैठा तो हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोकल की सहायता के लिए बुला लिया। जब रणमल मोकल की सहायता के लिए मेवाड़ आया तो इधर चुंडा की मृत्यु के बाद कान्हा जो था उसने मारवाड़ की गद्दी को हथिया लिया। रणमल ने कान्हा के खिलाफ युद्ध भी किया, लेकिन इस समय मोकल उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया, इसलिए रणमल युद्ध को हार गया और उसे वापस आना पड़ा। लेकिन जब कान्हा का सांखला और भाटियों के साथ युद्ध हुआ तो कान्हा उस युद्ध में मारा गया। अब रणमल को मौका प्राप्त हो गया फिर से मारवाड़ पर आक्रमण करने का, और इस समय में कान्हा के दो पुत्र थे, सत्ता और रणधीर। सत्ता जो था और रणधीर में लड़ाई हुई तो रणधीर ने रणमल को बुला लिया और रणमल मोकल की सैनिकों की सहायता से मारवाड़ की गद्दी को प्राप्त करने में सफल हुआ और 1427 ईस्वी में उसने मंडौर पर अधिकार कर लिया। अब रणमल मंडौर का राजा बन गया और मेवाड़ पर भी उसका बहुत अधिक हस्तक्षेप था। लेकिन ये जो समय था जिसमें ये सारा गृह युद्ध हुआ, इस समय में मुसलमानों ने नागौर और जालौर अपने क्षेत्र में अधिकार कर लिया। राठौर सरदार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए। मंडौर, पाली, सोजत, जैतारण, नाडौल, ये सभी क्षेत्र जो थे, इन क्षेत्रों पर रणमल ने धीरे धीरे अधिकार कर लिया। उसने जालौर को भी अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन इसी समय मोकल की मृत्यु हुई। मोकल की मृत्यु के बाद कुंभा गद्दी पर बैठा। कुंभा के समय तक सिसोदिया और राठौर सरदारों का जो संघर्ष था वो बहुत अधिक तीव्र हो गया। रणमल ने इसीलिए सिसोदिया सरदार राघव देव की हत्या करा दी। राघव देव चुंडा का छोटा भाई था। जब उसने राघव देव की हत्या कराई तो सिसोदिया सरदारों ने मिलकर कुंभा को चेताया और इस प्रकार से उन्होंने भी ये रणमल की प्रेमिका थी भारमली, उसकी सहायता से रणमल की हत्या करा दी 1438 ईस्वी में। जब रणमल की हत्या हो गई तो रणमल की हत्या के बाद जोधा जो था वो गद्दी का उत्तराधिकारी साबित हुआ। लेकिन रावचुंडा अपने भाई राघव देव की हत्या का बदला लेना चाहता था रणमल से, और इसीलिए कुंभा की आज्ञा से चुंडा ने राठौरों से प्रतिशोध लेने के लिए मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़, इस समय में मारवाड़ में कोई भी नेता नहीं था और उस पर अधिकार करना बहुत सरल था, और इसीलिए चुंडा ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मंडौर पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के जितने भी प्रसिद्ध नगर थे उन पर भी उसने अधिकार कर लिया। और चुंडा ने जैसे जैसे मारवाड़ के नगरों को जीता, वहाँ वो अपने पुत्रों कुंतल, मांझा, सुवा, झाला विक्रमादित्य, हिंगलू आड़ा आदि सिसोदिया सरदारों को नियुक्त करता गया और वो वापस आ गया। रणमल की हत्या के बाद जोधा अपने प्राण बचाने के लिए मारवाड़ से पलायन कर गया, और पलायन करता हुआ, हालांकि चुंडा ने लंबे समय तक उसका पीछा किया, लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत दूर चला गया, बीकानेर की तरफ चला गया, तो चुंडा वापस लौट आया। और यही समय जोधा को मिला और जोधा ने बीकानेर से 20-22 मील दूर स्थित काहुनी गांव में आश्रय लिया।
यहाँ पर जोधा को अपनी शक्तियों को संगठित करने का अवसर मिल गया। जोधा ने यहाँ रहते हुए मंडौर जीतने का प्रयास किया, लेकिन मंडौर बहुत अधिक दूर था और चुंडा ने चारों ओर अपने सरदारों को बिठा रखा था, अतः जोधा को सफलता मिलना बहुत मुश्किल थी। ऐसे में जोधा ने मंडौर के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया ताकि वो फिर धीरे धीरे मंडौर तक पहुंच जाए। और वे राठौर सरदार जो अभी भी कुंभा के आश्रय में थे, उन्हें अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया और इनमें हरबू सांखला उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। हरबू सांखला के सहयोग से जोधा ने चौकड़ी के थाने पर हमला किया और कुंभा के जो सहयोगी थे भाटी बड़वीर, राणा बिसलदेव, रावल दूदा, इनको पराजित कर दिया और इस तरह से जोधा की शक्ति बढ़ती चली गई। अब उसने एक नई सेना स्थापित की, नए घोड़े खरीदे, नए सैनिकों की भर्ती की, सेना को प्रशिक्षित किया और कुंभा को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। ये समय था जब कुंभा मालवा और गुजरात के साथ बिजी था, संघर्ष में व्यस्त था। जोधा ने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया और 1453-54 में उसने मंडौर को भी जीत लिया। मंडौर चूंकि उनकी पैतृक राजधानी थी, मंडौर जीतने का तात्पर्य था मारवाड़ पर उसका अधिकार होना। मेवाड़ के अनेक सरदार इस संघर्ष में मारे गए और वास्तविकता तो ये थी कि राठौड़ों ने सिसोदिया सरदारों को मारकर काफ़ी हद तक अपना बदला पूर्ण कर लिया था। लगातार मेवाड़ और मारवाड़ की सेना में जब युद्ध हो रहे थे तो वही चीज़ थी कि इन युद्धों में कभी किसी एक पक्ष को तो कभी दूसरे पक्ष को हानि उठानी पड़ रही थी। जोधा अपनी सेना की जब कुंभा पर थोड़ा सा गुजरात का दबाव कम हुआ तो कुंभा सीधे ही जोधा के सामना करने के लिए आगे आ गया। पाली के निकट दोनों पक्ष जब सामने आए तो ये कहा जाता है कि कुछ पक्ष ये कहते हैं दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, कोई युद्ध का निर्णय नहीं निकला। कोई कहता है कि कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई के समझाने पर जोधा के साथ संधि कर ली। वस्तुतः जो भी था, लेकिन अब मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य संधि हो गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल के साथ कर दिया और एक प्रकार से मेवाड़ और मारवाड़ में एक जो लंबी शत्रुता चल रही थी वो समाप्त हो गई। हालांकि ये जो मित्रता थी ये कुछ ही समय की थी, अधिक समय की नहीं थी। अब जोधा मेवाड़ की तरफ से जब चिंता मुक्त हो गया तो जोधा ने मारवाड़ की सीमाओं को फैलाना शुरू कर दिया। उसने मेड़ता, फलौदी, पोकरण, भाद्राजून, सोजत, जेतारण, सिवाना, गौड़वार का कुछ भाग और नागौर को जीत लिया। जोधा हिसार की तरफ भी बढ़ना चाहता था, लेकिन अफगानों की शक्ति के आगे वो रुक गया और जोधा ने अपने विभिन्न क्षेत्रों का जो शासन प्रबंध था वो अपने भाई भतीजों, पुत्रों इत्यादि को भी सौंप दिया, जिससे कि उनकी भी राज्य में महत्ता बनी रहे। जैसे सोजत अपने बड़े भाई को, मेड़ता अपने पुत्र वीर सिंह को, छापर द्रोणमुख वीदा को सौंप दिया। जोधा का ही एक पुत्र था बीका, जिसने एक अलग राज्य बीकानेर की नींव रखी थी। जोधा ने जब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली तो उसने मंडौर से 6 मील की दूरी पर के दक्षिण में चिड़ियानाथ की टूक नामक एक पहाड़ी थी, उस पर एक दुर्ग बनवाना शुरू किया और 1459 ईस्वी में यह दुर्ग बनवाना शुरू किया। जब दुर्ग बन गया तो दुर्ग बनने के पश्चात उसने इसका नाम रखा जोधपुर और यही अब जोधा की या मारवाड़ की नई राजधानी बनी। दुर्ग या पहाड़ी के निचली तरफ उसने अपने नगर को बसा दिया और इस प्रकार उसकी राजधानी शुरू हो गई। 1489 में जोधा की मृत्यु हो गई। जोधा ने एक कड़े संघर्ष में मतलब बहुत छोटी आयु के पश्चात ही उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब मारवाड़ में मंडौर, जोधपुर, मेड़ता, फलौदी, पोकरण, महेवा, भाद्राजून, सोजत, गोड़वार का कुछ क्षेत्र, जैतारण, सिवाना, सांभर, अजमेर और नागौर तक के क्षेत्र थे। इसीलिए ओझा और कर्नल टॉड जोधा को ही मारवाड़ का पहला पराक्रमी राजा मानते हैं और कुछ इसे राठौर राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जोधा के बाद उसका पुत्र सातल उत्तराधिकारी बना। उसने अपने ससुर जैसलमेर के देवीदास से कुंथल का प्रदेश प्राप्त कर लिया, यानी कि उसका साम्राज्य में कुंथल प्रदेश भी जुड़ गया। लेकिन सातल को अजमेर के मुस्लिम राजाओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी मृत्यु के बाद राव सूजा मारवाड़ का राजा बना। उसने बाड़मेर, कोटरा और जैतारण को जीत लिया और इस प्रकार मारवाड़ का विस्तार किया। लेकिन सूजा को अपने ही भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके समय में वीरमदेव मेड़ता का स्वतंत्र राजा बन गया। बाड़मेर और पोखरण के जो सामंत थे वो भी विरोधी हो गए। बीकानेर के राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इस तरह से राठौड़ों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। 1508 में जब राव सूजा की मृत्यु हुई तो उसका पौत्र राव गांगा मारवाड़ का राजा बना। राव गांगा का समय मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास में महत्वपूर्ण कहा जाता है। इस समय राठौड़ों ने उत्तराधिकार के सिद्धांत की अवहेलना की और गांगा को मारवाड़ का सिंहासन प्रदान किया, क्योंकि इस समय में मारवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। सरदारों ने चूंकि उससे कहा तो उसे सोजत का परगना वीरम को देना पड़ा। फलौदी, मालानी, पोखरण, जैतारण, मेड़ता, सिवाना आदि पर राठौड़ सरदारों का प्रभुत्व था, लेकिन वे मारवाड़ की शक्ति से लगभग मुक्त थे। नागौर, सांचौर, जालौर मुसलमानों के अधिकार में थे। लेकिन धीरे धीरे गांगा ने अपनी शक्ति से, अपनी सूझबूझ से अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। उसे इतना समय नहीं मिला कि वो राजस्थान पर अधिकार करे या आक्रमण करे, चूँकि उसको इस समय में बाहरी शत्रु बाबर से निपटना था। मेवाड़ पर राणा सांगा का शासन था। राणा सांगा गांगा के बहनोई थे और गांगा ने सांगा के साथ बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे। जब 1511 में सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया था, उस समय गांगा अपनी सेना के साथ उसकी सहायता के लिए गया था। जब खानवा का युद्ध हुआ तो खानवा के युद्ध में भी गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा था और ये भी कहा जाता है कि जब सांगा घायल हुए तो घायल होकर उन्हें घायल अवस्था में जब बसवा लाया गया तो उन्हें बसवा लाने में मालदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1532 ईस्वी में राव गांगा की मृत्यु हो गई। अब गांगा की मृत्यु के बारे में भी अनेक कहावतें। कुछ लोग मालदेव को पितृहंता कहती हैं। उनके अनुसार कि गांगा को खिड़की से धक्का देकर मालदेव ने मार दिया था और रेव के मतानुसार राव गांगा अफीम के नशे में खिड़की से गिर गया। वस्तुतः ये माना जाता है कि गांगा की हत्या मालदेव ने नहीं की थी, क्योंकि अगर गांगा का हत्यारा होता मालदेव तो मालदेव को कभी भी राठौड़ एज अ राजा बहुत अधिक सम्मान नहीं देते। जबकि हम मालदेव के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मालदेव ने राठौड़ों को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया था। धन्यवाद।